हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम पढ़ रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच और ये फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट सेकंड है। पिछले पार्ट में हमने 5 फिगर ऑफ स्पीच पढ़े थे। इसमें पढ़ेंगे हम पन, जिसको सिलेस बोलते हैं, सिलेप्सिस जिसको बोलते हैं आप यमक, पैथेटिक फालेसी, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, कैसमस और क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स और रिटोरिकल क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले और वीडियो भी आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन इजीली मिलता रहे। पन, जिसको पेरोनोमेसिया भी कहते हैं या श्लेष अलंकार। तो श्लेष या पन का अर्थ होता है चिपकना। तो जिस वस्तु या व्यक्ति से या जिसके साथ ये जुड़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनका अर्थ निकलता है। प्ले अपॉन द मैनी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी कि शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। दो तरह से इसको हम पढ़ते हैं। टू मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड, यानी कि एक ही शब्द के दो अर्थ निकलेंगे, और टू मीनिंग्स ऑफ द टू वर्ड्स हैविंग द सिमिलर प्रोनाउंसिएशन। दो शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलेंगे लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो सिमिलर होगा, यानी एक जैसा उच्चारण होगा। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहले वो वाले, प्ले ऑन टू मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड्स, देखिए एक ही शब्द के दो मीनिंग्स होंगे। एग्जाम्पल है, आस्क फॉर मी टुमारो यू विल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। यदि आप कल मेरे बारे में पूछेंगे तो आप मुझको एक ग्रेव मैन पाएंगे। तो यहाँ पर जो ग्रेव शब्द है, एक का तो मतलब हो गया आपका सीरियस, क्योंकि ग्रेव माने सीरियस यानी कि गंभीर व्यक्ति पाएंगे, और दूसरा ग्रेव का मतलब हो गया कब्र। तो आप मुझको कब्र में पाएंगे यानी कि मरा हुआ व्यक्ति पाएंगे। तो यहाँ पर ग्रेव जो शब्द है, यहाँ पर इसके दो अर्थ हैं। अगला है, लाइफ डिपेंड्स ऑन द लिवर। तो यहाँ पर लीवर के दो अर्थ हैं। एक लीवर होता है जो पार्ट ऑफ बॉडी होता है शरीर के अंदर, और एक होता है लिवर जो जीवन जीता है। तो यहाँ पर एक अर्थ निकल रहा है कि जीवन जो है वो जीने वाले के ऊपर है, और दूसरा अर्थ निकल रहा है जीवन जो है लीवर पे निर्भर करता है। लीवर अच्छा होगा तो जीवन भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है, यू से दैट यू आर स्टडिंग ट्रीज। आप कहते हो कि आप पेड़ों का अध्ययन कर रहे हो। व्हाट ब्रांच ऑफ दिस सब्जेक्ट यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो हेयर जो ब्रांच है, तो ब्रांच का मतलब एक तो पेड़ की शाखाएं हो गई, और दूसरे अध्ययन की शाखा हो गई कि अध्ययन में किस शाखा में आप अध्ययन कर रहे हो। तो एक तो स्ट्रीम हो गया और दूसरा पेड़ की ब्रांच एक्चुअल में हो गया। इफ ए मैन लॉसेस हिज वाइफ, यदि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को खो देता है, ही पाइंस, वह इच्छा करता है, फॉर द सेकेंड, फॉर सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड के दो अर्थ हैं। एक तो मिनट का जो 160 पार्ट होता है उसको हम सेकेंड बोलेंगे, और दूसरा मतलब ही इसका सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर सेकेंड के दो अर्थ हैं। तो एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को खो देता है वो दूसरी पत्नी को पाने की इच्छा करता है, और दूसरे पाइंस और फॉर सेकेंड पूरे का अर्थ होगा वह पल पल विलाप करता है या पल पल रोता है। ऑलवेज ट्रस्ट अ ग्लू सेल्समैन, हमेशा एक गोंद बेचने वाले सेल्समैन पर विश्वास करिए। दे टेंड टू स्टिक देयर वर्ड्स, वे हमेशा अपने शब्दों को चिपकाने की कोशिश करते हैं, शब्दों को चिपकाने के प्रयास में रहते हैं। तो स्टिक का मतलब एक प्रकार का हो गया आपको चिपकाना, और दूसरा इसका अर्थ हो गया अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ना। ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। एन एम्बेसडर इज अ मैन हु लाइज एब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। तो यहाँ पर जो लाइज शब्द है इसके दो अर्थ है। एक तो टू टेल ए लाई, झूठ बोलना हो गया,
और एक होगा लिव्स यानी कि रहना। तो एम्बेसडर वो व्यक्ति होता है जो विदेश में अपने देश के लिए झूठ बोलता है, और एम्बेसडर वह व्यक्ति होता है जो विदेश में अपने देश के खातिर, अपने देश की भलाई के लिए रहता है। अब है प्ले ऑन टू मीनिंग ऑफ द टू वर्ड्स हैविंग द सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, यानी कि दो शब्द होंगे और एक जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। वाई आर ब्यूटीफुल गर्ल्स हिम्स, बिकॉज दे आर द थिंग्स टू एडोर। तो सुंदर लड़कियों को क्यों काबू में रखना चाहिए? बिकॉज दे आर थिंग्स ऑफ एडोर। तो यहाँ पर जो शब्द है आपका एडोर, तो एडोर के दो अर्थ निकलते हैं। आडोर मतलब आडोर यानी कि एक दरवाजा, और दूसरा एडोर का जो अर्थ है वो है आराधना करना या पूजा करना। तो ब्यूटीफुल गर्ल्स जो है उनको कब्जे में रखा जाता है या कह सकते हैं, तो क्योंकि वो एडोर की चीज़ है। तो एक अर्थ निकल रहा है वो आराधना की चीज़ है, वो पूजा की चीज़ है, और दूसरा अर्थ निकलता है कि वो दरवाजे के भीतर की चीज़ है, यानी कि उनको पर्दे में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए शब्द यहाँ पर एक ही है लेकिन उनके स्पेलिंग्स थोड़ी जो है बदलने से दो शब्द बन जाते हैं। यहाँ देखिए, अ वॉइस कॉल कैन नॉट, सॉरी अब वॉइस कॉल गलत लिख गया है, ये बाइसिकल होगा। क्या होगा? बाइसिकल होगा, साइकिल की बात कर रहे हैं। अ बाइसिकल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, एक साइकिल अपने आप खड़ी नहीं हो सकती। बिकॉज इट इज टू टायर्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, तो टू टायर्ड मतलब दो पहिया होते हैं तो भी नहीं खड़ी होती, और यहाँ पर टू टायर्ड का मतलब दो प्रकार के हो गए। एक होता है इसके दो पहिए हैं, टू साइकिल्स हैं, और दूसरे टू टायर्ड का मतलब एग्जॉस्टेड है, थकी हुई है। तो इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, इसके थोड़े से हम स्पेलिंग में ध्यान देंगे। अगला है सेलेप्सिस। तो सेलेप्सिस यमक होता है। यमक को आपने हिंदी में सुना होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय बाकाए बोरात जग बा पाए बोराए। तो कनक धतूरा और दूसरा कनक सोना, एक को खाने से पागलपन आता है और दूसरे को पाने से पागलपन आता है। तो सेम इसमें भी होगा, अ कंपाउंड स्ट्रक्चर इन विच टू मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड, एक शब्द के दो मीनिंग होते हैं। रेफर टू डिफरेंट कंस्ट्रक्शन इन द सेम सेंटेंस, तो सेम सेंटेंस में डिफरेंट कंस्ट्रक्शन में बराबर में दिखाएंगे। तो इट इज क्लोजली रिलेटेड टू जिग्मा, और ये जगमा से जुड़ा हुआ है। तो जिग्मा में क्या होता है? जिग्मा का मतलब जोतना होता है, इसका अर्थ होता है जोतना। तो इसके साथ दो अर्थ निकलते हैं, लेकिन जिग्मा में थोड़ा सा अंतर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द जज ट्राइड द केस एंड ऑल्सो द लॉयर्स टेम्पर। अब यहां पर लॉयर्स के टेम्पर से जोड़ रहे हैं, तो लॉयर्स के टेम्पर पर विचार किया। अगर हम केस से जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है उसको सुना। तो दोनों ही अर्थ निकल रहे हैं, एक निकल रहा है इसको विचार करना और दूसरा सुनना। ड्यूरिंग द जर्नी शी लॉस्ट हर नेकलेस एंड ऑल्सो हर वर्जिनिटी। तो देखिए लॉस्ट के यहां दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो लॉस्ट नेकलेस के अर्थ में निकल रहा है, उसने नेकलेस को खो दिया, और दूसरे उसकी वर्जिनिटी के अर्थ में निकल रहा है हैव इंटरकोर्स। तो दोनों का अलग अलग अर्थ है। अगले देखते हैं। अब है पैथेटिक फैलेसी। देखिए पैथेटिक फैलेसी का जो अर्थ है बिल्कुल बिल्कुल आपका पर्सोनिफिकेशन की तरह है, क्योंकि इसमें भी जो, लेकिन इसमें और पर्सोनिफिकेशन में थोड़ा अंतर यह है, वैसे तो एक ही जैसी हैं, अंतर यह है कि इसमें जो प्रकृति की चीज़ें होती हैं, नदियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़, ये सारी चीज़ें, यानी कि प्राकृतिक जितने भी होते हैं वो मनुष्य के दुखों में, मनुष्य के सुखों में, यानी कि मनुष्य के जीवन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इनका इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाता है, अपनी संवेदनाओं को
प्राकृतिक वस्तुएं मनुष्य के साथ प्रस्तुत करती हैं। देखिए क्या है इसमें, द टर्म वॉज कॉइंड बाई जॉन रस्किन इन मॉडर्न पेंटर इन 1856। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो यही पूछा जाता है कि जो पैथेटिक फैलेसी है इस टर्म को किसने कॉइंड किया। तो इसको कॉइंड किया जॉन रस्किन ने और अपनी बुक में मॉडर्न पेंटर में 1856 में। पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। पैथेटिक फैलेसी है क्या? पैथेटिक फैलेसी इज गिविंग ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस टू समथिंग नॉन ह्यूमन, यानी कि बिल्कुल पर्सोनिफिकेशन की तरह है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है, व्हेन नेचर सीम्स टू इम्पार्ट हर फीलिंग्स एंड इमोशंस टू ह्यूमन बीइंग्स। तो इसमें नेचर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो ह्यूमन बीइंग्स की इमोशंस में अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को इम्पार्ट करते हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स को देते हैं, यानी कि उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द रेन ड्रॉप्स वेप्ट अराउंड हिम। तो जो रेन ड्रॉप थे उसके चारों ओर रोने लगे। तो कहने का मतलब है जब वो अपना विलाप कर रहा था वो भी रो रहा था, तो रेन ड्रॉप ने उसके रोने में अपने आप को इन्वॉल्व किया। नेक्स्ट है, अ फ्रेंडली सन शोन डाउन ब्राइटली ऑन द पार्टी गेस्ट्स एज दे अराइव्ड इन द गार्डन। तो क्या है, जब पार्टी में मेहमान लोग आए तो नेचुरल है कि जो होस्ट लोग थे उन्होंने काफ़ी ज़ोरों शोरों से स्वागत किया। तो उसी ज़ोरों शोरों से स्वागत में जो सन की रेज थी यानी कि वो भी चमकने लगी। द वेदर इज मिजरेबल आउटसाइड। बाहर मौसम जो है दयनीय है। अंदर की स्थिति जो है दयनीय है तो बाहर मौसम भी दयनीय है। द विंड होल्ड आउटसाइड एज द वुमन मोर्न हर चाइल्ड्स डेथ। जब अपने बच्चे की मौत पर एक महिला विलाप करती है तो विंड भी होल्ड करती है यानी कि गरजती है। तो पैथेटिक फैलेसी जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोर्फेरियास लवर है उसमें देखिए क्या है, द सोलन विंड वॉज सून अवे। जो नीरस हवा थी, जो नीरस हवा थी जल्दी जाग गई। इट टोर द एल्म स्टॉप डाउन फॉर स्पाइट। इसने घृणा से परेशान होकर के जो एल्म्स की टॉप को था वो तोड़ के रख दिया। एंड डिड इट वॉट्स द बैक्स द लेक। और इसने झील को परेशान करने की पूरी कोशिश की। तो नोट ध्यान दीजिए, तो पैथेटिक फैलेसी इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ पर्सोनिफिकेशन, जैसा कि अपने लोग बात कर चुके हैं, एक प्रकार का पर्सोनिफिकेशन ही है। लेकिन है क्या? रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग्स एंड इमोशंस इन द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर में फीलिंग्स और इमोशंस को दर्शाया जाता है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन में फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होती। इनमें दोनों में यही अंतर है। और इट इज ओनली फॉर नेचर। जो पैथेटिक फैलेसी है केवल और केवल नेचर के रिफरेंस में ही इसका यूज होता है। अन्य जो इनएनिमेट और लाइफलेस थिंग्स हैं उनमें नहीं होता, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि लाइफलेस थिंग्स और इनएनिमेट थिंग्स हैं उनमें जो है ह्यूमन जो क्वालिटी को दर्शाया जाता है। अब देखते हैं पर्सोनिफिकेशन में क्या है। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस और इनएनिमेट थिंग्स, जो ऑब्जेक्ट हैं यानी कि जो निर्जीव और अमूर्त ऑब्जेक्ट हैं, आर कंसीडर्ड एज लिविंग बीइंग्स। उनको जीवित मान लिया जाता है, ऐसे मान लिया जाता है जैसे उनमें ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हों, उनमें ह्यूमन क्वालिटीज़ हों। तो पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग एनी ह्यूमन एट्रीब्यूट टू एन ऑब्जेक्ट। तो समझ रहे हैं, इसमें वो वाली फीलिंग से नहीं होती, इमोशन से नहीं होती जो कि आपके पैथेटिक फैलेसी में दिखाई जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, बिहेव एज ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करती हैं। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। हवा पेड़ों से होकर फुसफुसाई। तो कौन फुसफुसाता है? व्यक्ति फुसफुसाता है। तो हवा एज ए व्यक्ति की तरह काम कर रही है।
और फ्लावर्स डांस इन द ब्रीज, और फूल जो है हवा में, जो सुबह सुबह की मंद ब्रीज हो रही थी उसमें फूल जो है नाचे। ये डैफोडिल्स की लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, ऊपर वाली लाइन में तो देखिए आप हाइपरबोल है, लेकिन टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सिरों को उछालते हुए, इन स्प्रिंगली डांस, और खुशी से वो नाचने लगे। द बेब्स बिसाइड देम डांस, उनके बराबर में जो लहरें थी वो भी नाची। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग बेब्स इन गिली, तो यहाँ पर फूल जो नाच रहे हैं और बेब्स भी नाच रही हैं, तो नाचने का काम ह्यूमन बींग्स का होता है, तो इनको ह्यूमन बींग्स दिया गया है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लाइन है ये टू मिल्टन से दी गई है। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, समुद्र रूपी जो महिला है अपने वक्ष स्थल को अपने प्रेमी चंद्रमा से मिलने के लिए खोल देती है। तो यहाँ पर जो आपका सी है उसको क्या दिखाया है इन्होंने, एक स्त्री दिखाया है। द सन स्माइल डाउन ऑन अस, सूरज हम पे मुस्कुराया। द स्टोरी जम्प्ड ऑफ द पेज, कहानी पेज पर कूदी। द लाइट डांस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, द स्टार्स विंग्ड इन द नाइट स्काई, जो तारे हैं जो रात के आकाश में अपने पलकें झपकाने लगे। द साइलेंस क्रैप्ट इनटू द क्लासरूम, जो शांति थी वो क्लासरूम में सरक गई। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव जो है सबसे अच्छा अध्यापक होता है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स हेड, मृत्यु ने अपना बर्फीला हाथ राजा के सिर पे रखा। लिटिल सॉरो सिट्स एंड वीप, जो छोटे छोटे दुख थे वो बैठे और रोने लगे। तो ये आप समझ रहे हो कि इसमें ह्यूमन फीलिंग्स दी गई हैं, ह्यूमन एट्रीब्यूट दी गई हैं लाइफलेस थिंग्स को। नेक्स्ट है आपका एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी संबोधन होता है, यानी कि डायरेक्ट एड्रेस होता है, सीधा संबोधन होता है डेड और एब्सेंट और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज को। तो क्या है, एन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। एपोस्ट्रोफी सीधा संबोधन होता है मरे हुए व्यक्तियों के लिए, जो एब्सेंट है, जो चले गए हैं, या जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट आइडिया होता है उनको। तो इसमें जो है ह्यूमन बीइंग की एट्रीब्यूट नहीं दी जाती हैं, लेकिन उनको सीधे संबोधन किया जाता है कि काश आप यहाँ आ जाओ। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग दैट दिस ऑर, तो मिल्टन को यहाँ पर उन्होंने संबोधित किया है, मिल्टन काश तुमको इस समय होते। ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, हे मृत्यु तुम्हारा वो डंक कहाँ है तुम्हारा स्टिंग। ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, अरे कब्र तुम्हारी विक्ट्री कहाँ है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इन्होंने जो एब्सेंट पीपल हैं या जो पर्सोनिफाइड आइडियाज हैं उनको संबोधन किया गया है। ओ सॉलिट्यूड वेयर इज द चार्म, हे एकांत वो आकर्षण कहाँ है। द सेज हैव सीन इन दाई फेस, जो साधु लोग तेरे चेहरे में देखते हैं। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, तो समझ गए होंगे। तो ये पर्सोनिफाइड से बिल्कुल अलग होता है, इसे पर्सोनिफिकेशन और जो आपका पैथेटिक फैलेसी है उससे एपोस्ट्रोफी बिल्कुल अलग होता है। देखिए कैसमस का मतलब होता है क्रॉस वर्ड्स, यानी कि आगे का पीछे और पीछे का आगे, ये मतलब होता है क्रॉस वर्ड का। तो इसमें क्या है, अ लिटरेरी फिगर इन विच वर्ड्स ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन आर रिप्लेस्ड इन रिवर्स ऑर्डर, तो यानी कि इसमें रिवर्स ऑर्डर दिखाया जाता है। और ये जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है ये स्ट्रक्चर पर है, क्योंकि शब्दों के स्ट्रक्चर पर ही तो जोर दिया जा रहा है। देखिए क्या किया है इन्होंने, ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ इज ब्यूटी, यानी कि दोनों को क्या है क्रिस क्रॉस कर दिया गया है। फेयर इज फाउल, फॉल इज फेयर, दोनों को पलट दिया है। लेट अस नेवर नेगोशिएट आउट ऑफ फियर बट लेट नेवर फियर टू नेगोशिएट। तो बी सेफ आवर बिल्डिंग्स एंड आफ्टरवर्ड आवर बिल्डिंग्स सेफ अस।
लव्स फायर हीट्स वाटर, वाटर कूल्स नॉट लव। अब हम बात करते हैं क्लाइमैक्स की। देखिए क्लाइमैक्स का मतलब सीढ़ी होता है। देखिए ऊपर की ओर चढ़ना, तो किसी के व्यक्तित्व को, किसी के पर्सनालिटी को ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है। तो अ क्लाइमैक्स ऑफ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स और फ्रेजेस आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस, यानी कि बढ़ती हुई इम्पोर्टेंस के रूप में शब्दों को व्यवस्थित किया जाता है, अरेंज किया जाता है। आई केम, आई सा, आई कैन गेट, मैं आया, मैंने देखा और मैं जीत गया। तो ये शेक्सपियर का जूलियस सीजर से लिया गया है। दैट कंसोलेशन, दैट जॉय एंड ट्रम्फ वाज ऑफर्ड हिम, उसको वो कंसोलेशन दिएगा, वो सांत्वना दी गई, उसको वो आनंद दिया गया, वो विजय दी गई, और ऑफर्ड हिम, और उसको ये ट्रम्प, उनको विजय सौंपी गई। अब एंटी क्लाइमैक्स में क्या होता है, देखिए किसी को ऊपर तो बढ़ा दिया, बढ़ा चढ़ा दिया, और अचानक कुछ ऑड से शब्दों को प्रयोग करके उसकी इमेज को नीचे गिरा दिया। तो पहले इमेज को बढ़ाना, फिर अचानक उसकी इमेज को गिरा देना, तो यही होता है एंटी क्लाइमैक्स। तो एंटी क्लाइमैक्स जो होता है वो मौकरी पोजीशन के लिए, हास्यास्पद स्थिति बनाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि ये जो चीज़ है वो हास्यास्पद बनाई जाती है। देखिए क्या है इसमें, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कॉमिक इफेक्ट इज क्रिएटेड, यानी कि कॉमिक इफेक्ट को बनाया जाता है बाय अ सडन प्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्सर्ड और ट्राइबल आइडिया, यानी कि अचानक तुच्छ से विचारों को प्रस्तुत करने के बाद एक कॉमिक इफेक्ट हो जाता है। आफ्टर वन और मोर एलिवेटेड आइडिया और एडमिरेशन, यानी शुरुआत में आप एलिवेटेड आइडिया देंगे, यानी कि उच्च विचार देंगे, प्रशंसा भरे विचार देंगे, और अचानक आप जो है ट्राइबल आइडिया दे देंगे, तो इससे क्या है, स्थिति जो है वो हास्यास्पद हो जाती है, कॉमिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स। देखिए इन्होंने क्या किया है इस लाइन में, हेयर दाउ अन्ना, हेयर दाउ ग्रेट अन्ना, देख, whom three realms obey, जिसको 3 रिलीम आज्ञा मानती हैं, 3 शासन, 3 क्षेत्र उसकी आज्ञा मानते हैं। डज समटाइम्स काउंसिल टेक, डज समटाइम्स टी, तो यह कभी कभी काउंसिल लेते हैं और कभी कभी चाय लेते हैं। तो इस लाइनों में पहले तो बढ़ा के, यानी कि उसको 3 रिलीम तक ओबे कराया, और अचानक उसको नीचे गिरा के रख दिया, तो ये एंटी क्लाइमैक्स हो गया। At one fell swoop, he lost his wife, his children and his dog. एक ही झटके में, at one fell swoop, एक ही झटके में, he lost his wife, his children and his dog, उसने पत्नी खो दी, अपने बच्चे खो दिए और अपना कुत्ता खो दिया। तो यहाँ कुत्ते को डालकर उन्होंने अचानक उसके भाव को गिरा दिया, मजाकिया बना दिया। अगले सेंटेंस में देखिए, द सोल्जर्स फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड अ शिलिंग अ डे, एक सैनिक जो है एक देश की शान के लिए, अपनी शान के लिए लड़ता है, एंड अ शिलिंग ऑफ अ डे, और एक दिन में 1 शिलिंग के लिए। तो देखिए शिलिंग बहुत छोटी मात्रा होती है किसी भी धन की, यानी तुच्छ सी मात्रा होती है। तो अचानक देख रहे हैं कि एक बार तो वो अपने देश की शान के लिए, खुद की शान के लिए लड़ रहा है, और अचानक ये शिलिंग के लिए लड़ रहा है, तो दोनों में विरोधाभास है, अचानक उसकी बात को गिरा दिया है। तो ये हो गया आपका एंटी क्लाइमैक्स। लास्ट है आपका रिटोरिकल क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं प्रश्न अलंकार। तो यानी कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न पूछा जाता है इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, जोड़ देने के लिए, प्रभाव को दर्शाने के लिए, और प्रश्नों का लगभग जवाब नहीं मांगा जाता, जवाब उसमें छिपा हुआ होता है। क्या कह रहे हैं, अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज ए स्टेटमेंट, रिटोरिकल क्वेश्चन एक कथन होता है, इन विच पुट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, जिसको हम क्वेश्चन के माध्यम में रखते हैं, फॉर द सेक ऑफ एम्फासिस, ताकि एक प्रभाव उत्पन्न किया जा सके, जोर उत्पन्न किया जा सके। मोस्टली अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड बट नॉट आंसर्ड,
रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा तो जाता है लेकिन उनका जवाब नहीं दिया जाता। एग्जाम्पल है, वेयर वेस्ट दाउ व्हेन आई लेड द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ, जब मैंने पृथ्वी की फाउंडेशन को डाला तब तुम कहाँ थे। इफ विंटर कम्स, यदि जाड़ा आता है, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या बसंत ऋतु पीछे रह जाएगी। यानी कि जाड़ा आएगा तो बसंत ऋतु भी आएगी, गर्मी भी आएगी, वर्षा भी आएगी, सब चीज आएगी। शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये एग्जाम्पल है रिटोरिकल क्वेश्चन का। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक करेक्टर होता है सेलेरियो, तो वो पूछता है कि तुमने ऐसा कि जो एंटोनियो का फ्लैश है 1 पाउंड फ्लैश तुम्हें क्यों चाहिए, इससे तो एंटोनियो मर जाएगा। तो फिर वो क्रोध में कहता है साइलॉग, इफ यू प्रिक अस वी डू नॉट ब्लीड, यदि तुम हमारे चुभोगे कोई चीज तो हमारा रक्त नहीं निकलेगा। इफ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, यदि तुम हमको गुदगुदाओगे तो हम हंसेंगे भी नहीं। इफ यू पॉइजन अस वी डू नॉट डाई, यदि आप हमको जहर दें और हम मरे भी नहीं। एंड इफ यू रॉन्ग अस शैल बी नॉट रिवेंज, यदि तुम हमको गलत ठहराओ तो हम बदला भी ना लें। तो ये बात पर वही तो मारना चाहता है एंटोनियो को। तो ये थे आपके कुछ फिगर ऑफ स्पीच, और ऐसे ही और फिगर ऑफ स्पीच हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।